नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर, वहीं 45 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा रेलवे, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस, उनकी टीमें मौजूद है। रेस्क्यू हो रहा है, जहां हादसे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। तो आपको बता दें, 45 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। प्राथमिकता भी यही है कि जल्द से जल्द पहले उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। वहां पे लगातार टीमें रेस्क्यू पर जुटी हुई हैं, क्योंकि आप देखिए कितना इस समय स्थिति, अगर आप तस्वीरों से भी समझेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रेस्क्यू करना कितना मुश्किल है। एक तो रात में थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि धीरे धीरे चीजों को हटाना है, जो मलबे में लोग दबे हैं उनको निकालना है। तो कुल मिलाकर देखिए 45 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी भी अस्पतालों में लोग जो भर्ती हैं वो जिंदगी जीतने की जंग लड़ रहे हैं। तो 45 घायल यात्री मैनागुड़ी अस्पताल में भर्ती हैं। तस्वीरें बता रही है हादसा कितना गंभीर है। एक के ऊपर एक लदे गाड़ी के डिब्बे, यात्रियों को बचाने की कोशिश करते लोग। कुछ खुशकिस्मत थे कि बच गए, वहीं कुछ के घरों के चिराग बुझ गए। एक के बाद एक दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आने लगी। कोई डिब्बों के बीच फंस गया तो कोई ट्रेन के नीचे आ गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। अचानक मैनागुड़ी के डोमोहानी के पास बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गई और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। इनमें एक डिब्बा पटरी के नजदीक पानी में भी उतर गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में करीब 700 यात्री थे, जो कि अलग अलग स्टेशनों से चढ़े थे। ट्रेन के डिब्बे पटरियों से उतरे तो शोर चीख में तब्दील हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रेलवे पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस एक्शन में आ गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वहीं एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। जिस इलाके से ट्रेन गुजर रही थी वहां आसपास के किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था, इसलिए फौरन मदद के लिए बचाव दल को आने में समय लगा। अभी हम इस घटनास्थल पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यही अभी सब जो इंजन है जिसके दौरान ये एक्सीडेंट हुआ था, और आप देख सकते हैं कि ये पटरी से ये इंजन का जो चक्का जो है ये निकल चुका है और धीरे धीरे ये पीछे के जो डब्बा है उस डब्बा आप देख सकते हैं कि ये डब्बा किस तरह मुड़ गया है और यहाँ इस तरह से काफी 6-7 डब्बा डिरेल्ड हो चुका है और यहाँ पर जितने भी गुड्स वैन थे ये पलट चुका है। काफ़ी लोगों का इंजरी हुआ है और बहुत सारे जलपाईगुड़ी हॉस्पिटल के काफ़ी क्षेत्रों में उन लोगों का दाखिला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री खुद रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं वो हादसे वाली जगह भी जाने वाले हैं। फॉर्चुनेट दुर्घटना है ये। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर साइट पे पहुंच चुके हैं। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकले, मेरे पैसेंजर साथी। और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुँच रहा हूँ साइट पे। रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे की जानकारी दी। ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। मेरी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात हुई है, जहां पश्चिम बंगाल में रेल हादसे को लेकर जानकारी ली। मेरी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ हैं। घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये ट्रेन बीकानेर से चलती है, जहां रास्ते में कुल 34 स्टेशन पड़ते हैं। करीब 48 घंटे का सफर होता है, जिसमें राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के कई बड़े स्टेशन पड़ते हैं। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू टीम को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आज तक ब्यूरो।
बीजेपी की राजनीति को अयोध्या रास आती है, तब भी जब वो सिर्फ 2 सीटों वाली पार्टी हुआ करती थी और अब भी जब वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में राजनीति की धुरी एक बार फिर बनने जा रही है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। औपचारिक ऐलान भले ना हुआ हो, मगर अयोध्या में मिठाइयां बंटने लगी हैं। जाहिर सी बात है कि सीएम का अयोध्या से चुनाव लड़ना मतलब रण का अधिक भीषण हो जाना। राम नाम संजीवनी, ज्ञान सुधा सुखधाम, रघुवर दया निधान को सुमिरो आठों याम। राम की नगरी में बंटने लगी मिठाइयाँ, संत महंत देने लगे बधाइयाँ। तो चौक पुराओ मंगल गाओ, क्योंकि ऐसी खबर आई है कि राम के सबसे बड़े भक्त राम की नगरी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। इसका कारण यही है कि राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य प्रगति पर है, उसकी प्रगति के साथ अयोध्या की तस्वीर बदलने की बात बीजेपी सरकार 5 साल में कर रही है। मंदिर ही नहीं, सड़कों से लेकर के शहर का सौंदर्यीकरण हो, भव्य दीपोत्सव हो, और यहाँ तक इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं यूपी की एक तस्वीर अयोध्या से बनती हुई पिछले 5 सालों में नजर आई है। और यही कारण है कि अयोध्या का चुनाव करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गढ़ को बनाने की कोशिश करेंगे, जो लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा है। जैसे ही ये खबर अयोध्या पहुंची, अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया। संतों महंतों ने गजब का उत्साह दिखाया। प्रसन्नता के सागर में गोते लगाना और किसे कहते हैं। लड्डू पेड़ा, ये उत्सव का माहौल हो गया है, क्योंकि अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। 99% जनता अयोध्या की योगी जी के साथ में है और प्रचंड बहुमत से योगी जी जीतेंगे। 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएगी। बहुत बढ़िया बदलाव आएगा और तरक्की होगी अयोध्या का और विकास होगा। और अभी काम सब चल ही रहा है, बहुत विकास होगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में सदर सीट से संख्या नंबर 275 से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार यहाँ लोगों का रुख परख चुके हैं और इस सदर सीट के ही दायरे में आते हैं भव्य राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का क्षेत्र। अगर यहाँ से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, घोषणा होती है तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और यहाँ पर सब लोग मिल करके उनको भारी मतों के साथ जिताने का काम किया जाएगा। सब लोग 100% हमको वोट दें और इसमें से बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो कहने के लिए भले ही सरकार लखनऊ से चलती रही, लेकिन योगी को भक्ति की शक्ति अयोध्या से मिलती रही। वो अयोध्या आते रहे, शीश झुकाते रहे, राम के जयकारे लगाते रहे। मतलब यूं समझिए कि जो रिश्ता गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का रहा है, वैसा ही रिश्ता अयोध्या से बंधने जा रहा है। योगी जी खुद सोचते हैं कुछ कि मैं जैसे गोरखपुर हमेशा से रहा, लोग सोचेंगे कि शायद गोरखपुर से लड़े, लेकिन अयोध्या और मथुरा दोनों जगह प्रतीक्षा हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, चुनाव लड़। सच्चाई भी तो यही है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना बीजेपी की राजनीति को रास आने वाला फैसला होगा, क्योंकि अयोध्या सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि हिंदुत्व की वो धुरी है जहां से दशकों तक बीजेपी राजनीतिक ऊर्जा पाती रही है और ऊर्जा मिलती रही है। इसलिए अयोध्या का कायाकल्प भी होता रहा है। राम मंदिर का निर्माण तेज रफ्तार से हो रहा है। राम की पैड़ी का कायाकल्प हो गया। अयोध्या पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से ज्यादा रमणीय और पहले से ज्यादा हर्षोल्लासित है। तो यूं समझिए कि अयोध्या के आंगन से एक नए राजनीतिक प्रस्थान का प्लान बीजेपी शायद पहले ही कर चुकी थी।
तभी तो 4.5 साल के कार्यकाल में योगी 30 बार अयोध्या आए। औसतन 5 घंटे भी जोड़ें तो करीब 150 घंटे अयोध्या में रहे। फैजाबाद का नाम बदला। योगी के हर बजट भाषण में अयोध्या पर सौगातों की बरसात हुई। इतना ही नहीं, अयोध्या से योगी का चुनावी समर में उतरना बीजेपी के लिए एक तीर से कई निशाने जैसा होगा। मसलन काशी में मोदी तो अयोध्या में योगी। हिंदू आस्था के 2 बड़े केंद्र सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ जाएंगे। बीजेपी के एजेंडे में ये तो पहले से ही रहे हैं। योगी के चुनाव लड़ने से एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी जाएगा। सबसे बड़ा संदेश ये कि हिंदुत्व का सियासी मुद्दा और मजबूत होगा। योगी लड़े तो अयोध्या से जुड़े दर्जन भर जिलों पर सीधा असर होगा। अवध क्षेत्र की करीब 82 विधानसभा सीटों पर सीधा असर हो सकता है और अयोध्या से लड़ने वाले दांव का असर पूर्वांचल तक हो सकता है। याद करिए, 2017 में अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर और रायबरेली में बीजेपी बेहतर सफलता हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन अयोध्या में योगी की मौजूदगी सारे समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। और वैसे भी बीजेपी के राजनीतिक विकास में अयोध्या का योगदान कैसे भुलाया जा सकता है। बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन और 1989 के लोकसभा चुनाव में 2 से 86 सीटों तक बीजेपी के पहुंच जाने के पीछे अयोध्या का ही हाथ था। अब योगी का अयोध्या से नया अध्याय शुरू होने वाला है और अयोध्या मगन है। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ भागम भाग मची है, दूसरी तरफ टिकट पाने और ना पाने के बीच नेताओं की नजरें टिकी हैं। 300 सीटों पर बीजेपी किन्हें उतारेगी, इस बात का मंथन दिल्ली में हुआ। सूत्र बताते हैं कि सीटों के मसले पर बीजेपी ने करीब सारे सहयोगियों को भी मना लिया, मगर औपचारिक ऐलान बाकी है। उधर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 50 महिलाएं हैं। रूठने, छूटने और टूटने के साथ सभी राजनीतिक दलों में सीटों के समीकरण पर निगाहें जमी हुई हैं, क्योंकि जो छोड़ कर आया है वो सपना भी साथ लाया है। उसके सपने में श्री कृष्ण आते हो या ना आते हो, लेकिन सत्ता में बने रहने का सुख ही सपना हो जाता है। तो इस सपने की शुरुआत होती है टिकट से, और जिस देश में रेल का टिकट आसानी से न मिलता हो, उसमें देश में राजनीति के खेल का टिकट आसानी से कैसे दे दिया जाए, इस बात पर माथापच्ची चल रही है। बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में 300 लोगों को टिकट देने के मसले पर दिल्ली में मंथन कर रहे थे। उस मंथन में किसके लिए कंफर्म टिकट निकला और कौन वेटिंग में रह गया, ये चार्ट प्रिपेयर होने से पहले पता चलेगा, यानी कल। बागियों से होने वाला डैमेज बीजेपी कैसे कंट्रोल करेगी, ये तो फिलहाल पता नहीं है, मगर माना जा रहा है कि ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए सहयोगियों को करीब मना लिया गया है। अपना दल और निषाद पार्टी को 15 से 17 सीटें देने पर सहमति बन गई है। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने इस बार करीब 35 सीटों की मांग की थी, लेकिन पिछली बार की 11 से ज्यादा सीटें देकर बीजेपी ने उन्हें राजी कर लिया है। माना जा रहा है कि इसका औपचारिक ऐलान शुक्रवार को होगा। 15 सीटें हमारे निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी, बाकी 1-2 सीटें जो और बढ़ेंगी। 15 तय। हाँ, निश्चित रूप से। कौन सी सीटें हैं? हर जिले में एक सीट है, रणनीति का विषय है। हर लगभग हमारी जो तैयार जिले हैं उसमें हर जिले में एक सीट मेरी है, और उसमें एक सीट पर हमारी संबल भोजन भरी थाली लड़ेंगे। हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और उनके लोग हमारी निषाद पार्टी को जिताएंगे। आप संतुष्ट हैं इस फॉर्मूले? निश्चित रूप से। हमने जो फार्मूला दिया, और कोई ऐसा फार्मूला दिया ही नहीं था कि उन्हें दिक्कत हो देने में और उन्हें हमें लेने में कोई दिक्कत हो। लेकिन कांग्रेस में कल का इंतजार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान अपने हाथ में थामे हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज कांग्रेस की 125 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इन 125 सीटों में 50 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए
हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। कांग्रेस की पहली सूची में आशा वर्कर से लेकर समाज सेवी और पत्रकार शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से आशा वर्कर पूनम पांडे को टिकट दिया गया है और सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को टिकट दिया गया है। आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। चुनावी खेल में अब इंतजार अखिलेश के दांव का है। हालांकि उनका असल दांव तो पहले ही बीजेपी में सेंध के साथ शुरू हो गया है। ज्यादातर इस्तीफा देने वाले नेता उनके साथ फोटो खिंचा चुके हैं। अब इंतजार बस ऐलान का है, जिसके लिए कल का दिन मुकर्रर है। तो मान के चलिए कि साकिया आज उन्हें नींद नहीं आएगी। सुना है उनकी महफिल में रत जगा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में ठंड तो प्रचंड है, लेकिन इस सीजन में अभी तक कोहरे से पाला नहीं पड़ा था। लेकिन आज मकर संक्रांति की सुबह दिल्ली एनसीआर की नींद खुली तो कोहरे ने अपनी चादर तान रखी थी। सुबह सुबह घर से दफ्तर जाने वालों के लिए कोहरे ने मुश्किलें बढ़ा दी। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से उनकी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। अभी भी कई जगहों पर घना कोहरा है।